नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। सबसे पहले एबीपी परिवार की तरफ से आप सभी को ढेरों मुबारकबाद, ढेरों बधाई। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली देशभक्ति वाली। बॉर्डर से प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली संबोधन आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के कच्छ में सेना के साथ दिवाली मनाते दिखाई दिए। उन्हें मिठाई खिलाते, उनसे बातचीत करते और इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर सेना के साथ रहते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं और दिवाली उनके साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री की यही जो बात है वो लोगों के दिलों को छू जाती है। और ये देखिए, आपको 9 तस्वीर हम दिखा रहे हैं साल 2014 से लेकर साल 2023 तक। इन 9 तस्वीरों में अलग अलग जगहों पर दिवाली के दिन सेना के साथ दिवाली मनाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर काफी अहम और दिल को छू जाने वाली है। प्रधानमंत्री का यही व्यक्तित्व देशवासियों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो दिवाली जैसे मौके पर सेना के साथ रहते हैं। उनका कहना है कि सेना अपने घर परिवार को छोड़कर हमारी रक्षा के लिए सरहद पर, बॉर्डर पर दिन रात 24 घंटे खड़ी रहती है और दिवाली जैसे मौके पर देश का उनके साथ होना बहुत जरूरी है। और इसी संदेश के साथ, इसी नारे के साथ प्रधानमंत्री साल 2014 से लेकर 2023 तक सेना के साथ देखिए दिवाली मनाते नजर आ रहे। 2014 की तस्वीर, पहली तस्वीर, 2015 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साल 2016 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2017 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आज गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और उनका यही जो उनकी सोच है और देश के प्रति जो उनका समर्पण है, सरहद पर डटे सैनिकों के प्रति जो उनका समर्पण है, यही प्रधानमंत्री को बहुत अलग बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है। और देखिए कैसे 2 तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री सेना के जवान से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनका हालचाल लेते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सेना के साथ दिवाली मनाते, मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। और कई महत्वपूर्ण जो तस्वीर हैं वो भी हमारे पास आई, लेकिन ये जो दिल को छू जाने वाली तस्वीर है ये आपसे साझा एबीपी न्यूज़ कर रहा है। हम आपसे ये तस्वीर साझा कर रहे हैं ताकि आप इन तस्वीरों को देख सके और समझ सके कि कैसे प्रधानमंत्री के देश में राष्ट्र प्रथम की जो भावना है वो कैसे दिन रात 24 घंटे उनके अंदर जागृत रहती है। और इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए देश कितना महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जवानों की वजह से ही बॉर्डर सुरक्षित है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात भी कही है। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। दुश्मन भी आपको देखकर सोचता है कि जो ऐसे क्रूरतम प्रहारों से विचलित नहीं हुआ उसे भला कौन हरा पाएगा। आपकी ये अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे
सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। कच्छ के इसी क्षेत्र में भारत की अखंडता का उद्घोष करती ये सर क्रीक भी है। अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि बनाने की कोशिशें भी हुई। देश जानता है सर क्रीक पर दुश्मन की नापाक नजरें कब से टिकी है, लेकिन देश निश्चिंत भी है, क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात है। दुश्मन को भी पता है 1971 के युद्ध में किस तरह आपने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसलिए हमारी नेवी की मौजूदगी में सर क्रीक और कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का आधार है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। अभी कुछ ही दिन पहले यही गुजरात के वडोदरा में C295 फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले भारत की पहचान हथियार मंगाने वाले देश की थी। आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। और एक हफ्ते पहले ब्रिक्स सम्मेलन में हुए समझौते का, यानी कि भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसका असर भी दिख रहा है। चुशूल मोल्डो सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिस कदर भारत और चीन के बीच सामरिक, आर्थिक, कूटनीतिक जो रिश्ते हैं जिस कदर खराब चल रहे थे, आपसी मनमुटाव इतना ज्यादा था, लड़ाई की बात चल रही थी,
थी। ऐसे में ये बहुत बड़ी पहल है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से भी। भारत ने दिवाली के मौके पर, इस बड़े मौके पर चीन को ये देखिए मिठाई देते, गिफ्ट देते, ये तस्वीरें सामने आई हैं। और ऐसे में इन तस्वीरों से ये समझ में आता है कि ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ, उसका जो असर है वो सरहद पर दिखता नजर आ रहा है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिवाली पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है, हमें एकजुट और सतर्क रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है और अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान दिवाली के मौके पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और ये जो लोग हैं जो समाज को बांट रहे हैं वो रावण और दुर्योधन के डीएनए से हैं, हमें एकजुट और सतर्क रहना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर उन्हें बांटा जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। और देखिए एक बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रावण वाले बयान पर भी विरोधियों ने अब हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब से पीडीए की ताकत बढ़ी है तब से भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई है। वहीं आरजेडी ने कहा है कि ये ज्ञान किसे दिया जा रहा है, पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांक के देखे। जब से पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की ताकत को कम किया है, संख्या को कम किया है, मनोबल को तोड़ा है, अहंकार को तोड़ा है। तब से भारतीय जनता पार्टी, उनकी भाषा बदल गई है। तरह तरह के बयान, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की छटपटाहट है पीडीए को लेके, वो साफ नजर आती है। पीडीए देश में हो रहे चुनाव में और उत्तर प्रदेश में हो रहे बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ठीक ही कह रहे हैं। जो बांटने और काटने की राजनीति कर रहे हैं, दंगा फसाद उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, भाई भाई में लड़ाना चाह रहे हैं, उनके अंदर तो दुर्योधन का, रावण का, दुशासन का ही डीएनए है। तो ये ज्ञान किनको दे रहे हैं? अपने गिरेबान में झांके, सामने आईना रख लें कि समाज को क्या दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि किनके अंदर कौन सा डीएनए है। ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है, ये जो दुर्योधन का चरित्र है, ये रावण का चरित्र है, ये क्या बता रहा है? और इन बयानों के बीच एक और खबर जो कि चुनावी राज्य झारखंड से है। चुनावी हलफनामे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर के विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि 5 साल में किसी की उम्र 7 साल कैसे बढ़ जाती। ये सवाल इसीलिए उठाया गया क्योंकि 2019 के हलफनामे में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई और इस बार यानी कि 2024 में हेमंत सोरेन ने हलफनामे में अपनी उम्र 49 साल बताई है। सरकार की वेबसाइट पर भी हेमंत सोरेन की जन्मतिथि 1975 की बताई गई है। अब इसके हिसाब से उनकी उम्र 49 साल होती है। तो एक बड़ा बवाल जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर के अब छिड़ गया है। उनकी उम्र को लेकर के कहा जा रहा है कि बड़ा गलत
ये आंकड़े दे रहे हैं इनका जो नॉमिनेशन है वो रद्द किया जाए। और ऐसे में चुनावी हलफनामे को लेकर के एक बड़ा बवाल सामने आया है। झारखंड के मुख्यमंत्री इस पूरे बवाल के घेरे में हैं। सोरेन की उम्र को लेकर के विवाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि 5 साल में किसी की उम्र 7 साल कैसे बढ़ जाती है। यह सवाल इसीलिए उठाया गया है क्योंकि 2019 में जो हेमंत सोरेन की तरफ से उम्र बताई गई थी वो 42 साल बताई गई थी और इस बार 2024 में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 49 साल बता दी है। सरकार की जो वेबसाइट है वहां हम आपको देखिए हाईलाइट करके दिखा भी रहे हैं। वेबसाइट में हेमंत सोरेन की जन्मतिथि 1975 की बताई गई है। अब इसके हिसाब से उनकी उम्र 49 साल होती है। तो ये बड़ी खबर झारखंड के राजनीति से जुड़ी हुई उनके मुख्यमंत्री की उम्र को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ गया है और बीजेपी लगातार पूछ रही है कि 5 साल में कोई 7 साल कैसे बड़ा हो सकता है। आखिर अब कौन सा गोलमाल करने वाले हैं चुनाव में। और ये जो चुनाव आयोग की जो साइट है और ये जो एफिडेविट है इसमें उनकी जो उम्र है वो 49 साल है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के मुखर है, लगातार सवाल पूछ रही है। और वहीं हेमंत सोरेन की उम्र पर तकरार हो रही है और जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है। देखिए, जब भी कोई एफिडेविट दिया जाता है तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, सरकारी दस्तावेज अटैच किए जाते हैं। आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, अन्य जो उम्र की जो सबूत होते हैं जिसमें मार्कशीट होता है 10वीं का वो अटैच है और उसमें अंकित है कि हेमंत सोरेन जी की उम्र 49 इयर्स है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके पास झारखंड के अंदर में ना कोई प्रत्याशी उनको मिल रहा था हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए, ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो ये चुनाव से पहले हार मान चुके हैं। इसलिए हताशा और निराशा में इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। कंप्लेन किया है तो चुनाव आयोग इस सारी चीज़ों पर देखेगी कि एफिडेविट में जो चीज़ें दी गई हैं और पिछले चुनावों के दौरान जो उन्होंने दिया होगा तो उसमें किस तरह से मिसमैच हो रहा है और चुनाव आयोग जो अग्रेतर कार्रवाई करेगी, मैं समझता हूँ उस पर हमारे पार्टी की भी नज़र रहेगी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कंप्लेन किया है इसलिए पार्टी को भी उसको फॉलो करना है पूरा। और हेमंत सोरेन की ओर से भी स्पष्टीकरण आना चाहिए कि एफिडेविट में गलती से हो गई या फिर ऐसा कुछ हुआ है जो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इस स्थिति में चुनाव आयोग से अपेक्षा यही की जाती है कि गलत जानकारी देने के कारण उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो चुनावी राज्य झारखंड या विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन अब एक नया बवाल छिड़ता नजर आ रहा है झारखंड में हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी कई आरोप लगा रही है, कह रही है कि भाई 5 सालों में किसी की उम्र, किसी भी कैंडिडेट की उम्र 7 साल कैसे बढ़ सकती है। आप एफिडेविट देख लीजिए। और साथ में ये भी कहा जा रहा 2024 में इस बार वो 49 साल के हैं। इससे पहले 2019 में जो उन्होंने हलफनामा दायर किया था उसमें वो 42 साल के थे। और चलिए, ये तो चुनावी राज्य झारखंड की खबर थी, लेकिन आईपीएल से भी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास, आपको जल्दी से दिखा देते हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 5 खिलाड़ी को रिटेन किया है। आरसीबी ने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, तो वहीं लखनऊ ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, ये पूरा मामला क्या है और कई खिलाड़ी जिनको रिटेन करने की ये खबर है, एक बार जल्दी से जरा डिटेल दीजिएगा। देखिए, आज आखिरी दिन का सभी फ्रेंचाइजी का प्लेयर रिटेंशन का लिस्ट देने का, उसमें से सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल में रिटेन नहीं किया। ऋषभ पंत ऑप्शन में जाने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इसी तरीके से लखनऊ की तरफ से केएल राहुल को रिटेन नहीं किया, वो बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे। श्रेयस अय्यर जो कप्तान थे, जिन्होंने केकेआर के लिए कप्तानी करी है, वो ऑप्शन पूल में होंगे। और सबसे ये तो 3 बड़े बड़े चेहरे हैं जो ऑप्शन पूल में जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स और केकेआर, ये 2 ही ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अपने सभी के सभी 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की लिमिट थी और केकेआर और राजस्थान रॉयल्स ने 6 खिलाड़ी करे हैं, जबकि 4 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और हैदराबाद ने 5-5 खिलाड़ी रिटेन किए। यानी कि एक राइट टू मैच कार्ड ऑप्शन में जाते हुए उनके पास होगा। सबसे कम अगर किसी खिलाड़ी को रिटेन किया है वो है
पंजाब किंग्स ने, और उन्होंने भी चौंकाने वाला रिटेंशन किया है। उन्होंने भी अर्शदीप सिंह को रिटेन नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ शशांक और प्रसिमरन जो 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं उनको किया है। और एक और बड़ी खबर यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से MS धोनी बतौर अनकैप्ड प्लेयर वो भी रिटेन हुए हैं, यानी कि इस साल फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आपको खेलते हुए दिखेंगे यहाँ पर MS धोनी। तो ये सब है तमाम बड़ी खबरें IPL प्लेयर रिटेंशन की। कुछ बहुत बड़े नाम जो है अगले महीने दिसंबर से पहले नवंबर में ही रियाद में अभी तक होने की संभावना है IPL ऑक्शन, जहाँ पर ऋषभ पंत, KL राहुल, श्रेयस अय्यर एक बड़े नाम अगर आपको पता हो जो आप बता सके। विवेक, ABP न्यूज आपको रखे आगे।